सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद। आप बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद, इनकी बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद। मैं कहता हूं कि बात सुनेंगे, हम बात सुनेंगे। खामोश रहो ना, खामोश रहो, खामोश रहो। रैली कमेटी नहीं चलती है इस तरह से, रैली कमेटी नहीं चलेगी इस तरह, हाउस कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर के बाद फिर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अपनी जगह बैठे, आप अपनी जगह बैठे ना, अपनी जगह बैठे। क्वेश्चन नंबर होगा तो उसके बाद बात सुनेंगे। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी मंत्री साहब। अरे हमारे दो इश्यूज हैं, बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। दो इश्यूज हैं। एक इशू जो किलिंग्स के बारे में है, इसके बारे में हमें एक एडजर्नमेंट मोशन निकला था निजाम जब्बार साहब की तरफ से और रामेश्वर सिंह जी की तरफ से। एक एडजर्नमेंट मोशन मेरे पास आया हुआ है। दूसरा बात है, आप जो गुलमर्ग का वाक़ा बता रहे हैं, दोनों मामला में पहले मामला था भी है। आप मेरी बात मेरी बात मैं आपकी बात सुनूंगा, उसकी बात भी सुनूंगा। मैंने कहा कि मैं अमीर साहब की बात जरूर सुनूंगा, वो कंसर्न में नहीं है, मगर आप क्वेश्चन को जल्दी दे दीजिए। बाकी उसके बाद जो आप उनको बताने होगी बताइए, लेकिन क्वेश्चन को चलने दीजिए, शोर करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनूंगा, आप सुना ना, उधर से रैली कमेटी नहीं चलती, इस तरह से नहीं चलेगा। उधर से भी बातें, इधर से भी बात। आप समझ मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, समझ मेरी बात। आप मेरी बात सुनो। सवाल यह है कि दोनों मामला के दायरे में, एक तो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है उसके सेक्शन 32 बिल्कुल क्लियर है। निजामुद्दीन साहब पढ़े लिखे आदमी है, आप मेरी बात सुनो ना, पहले सुनो ना मेरी बात मुझे करनी दो, उसके बाद आपको कुछ कहना होगा, मैं कह सकती है। मेरी बात पूरी तरह से सुनो, मेरी बात पूरी तरह सुनो। अच्छा, उसके तहत लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो मैटर्स परटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को, वो इस यूटी असेंबली में डिस्कस नहीं किया। ये आप देखो ना, सुनो मेरी बात, डिबेट कोई अलाउड नहीं है, परमिसिबल नहीं है। एक बात, ये मेरी रूलिंग है, मैं जो कह रहा हूँ, जहां तक आप सुने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके सुनिए मेरी बात। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
दूसरा पॉइंट उसके सिलसिले में इम्पॉर्टेंट है मसूदी साहब, दूसरा पॉइंट ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इसके बारे में एम्प्लॉय की है गवर्नर साहब, हमारे रूल जो है, हमारा रूल जो 59 है, रूल 59 हमें कहता है अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, जब भी किसी मामले में कोई एंक्वायरी शुरू की गई हो उस पर नहीं जा सकती। ये तो इसके बारे में, जहां तक गुलमर्ग का ताल्लुक है उसके बारे में कि इंक्वायरी शुरू की है। आप एंक्वायरी अगर दोनों जगह तो सुनो ना मेरी बात, आप उधर से मत बोलो, मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात पूरी तरह सुनो। उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रॉम्प्टली इंक्वायरी शुरू की है। तो इंक्वायरी जब दोनों मामला में शुरू हो गई है, आपके अपने रूल जो है, मैं कहता हूँ रूल 59 जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां पर इंक्वायरी किसी मामले में शुरू की गई हो उसको हाउस में डिबेट में नहीं ला सकते, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। रहा मामला मेरे साथ सुना ना मेरी बात, साहब सुनो मेरी बात, दिस इज माई रूल, सुनो मेरी बात सुनो। उसके बाद उन पर जो वाक़ा हुआ एमएलए साहब पर जो हमला वगैरह हुआ, हम उसकी मदद करते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, जो नहीं होगी, जो इनको बात करनी है। अब सुनिए मेरी बात, जो इनको बात करनी है मैं इसकी बात भी सुनूंगा, आपका क्वेश्चन है मुझे होगा, उसके बाद इनकी बात भी सुनेंगे। वो तो कहिए आप कहते हैं छोटा बच्चा मारा गया है सर, इट इज नॉट अबाउट मॉर्निंग, आप कैसे बैठे मेहरबानी करके नाम में शुभम परिहार सवाल पूछा functioning as 100-bedded hospital. However, in addition, 100-bedded hospital buildings under construction at the existing IV block of THX1. Certainly, all the above cases are being handled by the emergency room of the district hospital Kashwa by all specialists, doctors, medical surgeons, ortho, anesthetics, and physicians, are posted at various emergency or being handed to those cases may require neurosurgery, intervention, consultation, or being referred to GMC or family
ये देखिए क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ देखेंगे, अभी देखेंगे, बताइए आप, पूछिए। हाँ पूछिए सवाल। सर मैम ने जो आंसर दिया है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पिछवाड़ को डिस्ट्रिक्ट 2008 में मिला, तो ये कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगी और हॉस्पिटल कब तक ऑपरेशनल होगा? सही बात है कि ये 300 बेडेड हॉस्पिटल जो है बहुत पहले जो है अप्रूव हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 बेडेड जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है, वो फंक्शनल है, जो मैंने अपने सवाल के जवाब में बता दिया। अब जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि 100 बेडेड जो और है जिसको शिफ्ट करना है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक कंप्लीट होगा? मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाना चाहूंगी कि कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस 100 बेडेड को भी कंप्लीट करके, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट केयर है वो सही से मिल पाए और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे ना हो। मैम कोई टाइम फ्रेम बताएंगी आप? टाइम फ्रेम कोई नहीं है, जल्द से जल्द कोशिश। मैम 2008 से हम आज यहाँ पहुँच गए, तो अब कब तक कंप्लीट होगा? As early as possible. Now, educate Shadir Ahmed Kulir साहब, हो गया आपके 2 सवाल आ गए। नहीं इसी में है सर, मैम ने कहा कि हमारे पास वहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ है, लेकिन वहाँ पे कंसल्टेंट की वैकेंसी है, इस टाइम पे 6 कंसल्टेंट नहीं है, मेडिकल ऑफिसर 14 है, तो कोई अगर एक्सीडेंटल इमरजेंसी आती है तो वहाँ जो स्टाफ है वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा इतनी चीज़ों को, तो मैम का इससे क्या आंसर रहेगा? सर मैंने बताया है कितनी पोजीशन है, कितने वैकेंट है, तो ये तो है डॉक्टर्स की, उसमें 2 राय नहीं है, लेकिन इनको मैं और ऐड करना चाहूँगी, जो मेडिकल ऑफिसर है वो इसमें एमएमएच में है 7, जो इस वक्त 6 प्रेजेंट है, 1 है उसमें खाली। इसी तरह ENT स्पेशलिस्ट जो है वो 1 की पोस्ट वहाँ सेंक्शन है, 1 बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह डेंटल सर्जन की बात है, वो NHM की बात कर रहे, वहाँ पे जो मैंने डिटेल दिए वो तो दे, उसमें 9 पोस्ट जो है वो सेंक्शन है, उसमें 8 फंक्शनल है, 1 की जो है वैकेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी है डॉक्टर्स की। हमने ऑलरेडी जो 300 डॉक्टर्स आए हैं, हमें अपॉइंट हुए हैं नए, हमने कोशिश की डिपार्टमेंट में कि उनको पार्टनर एरियाज में भेजा जाए जहाँ से ज़्यादा कमी हो डॉक्टर्स की, उस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगी उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है, जिसकी वजह से पोस्ट जो है फिर पैकेट रह गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी नए मैंने अपने जवाब में ऑनरेबल मेंबर ने पढ़ा होगा, अभी कुछ नए और डॉक्टर्स आने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि कभी कभार वहाँ पे एक्सीडेंट का भी रंग जो है वो आ जाता है। हम कोशिश करेंगे जो नए डॉक्टर्स होके आएंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, वहाँ पे लगाने की जो उनकी कमी है, जो वैकेंसीज है, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो वैकेंसी वहाँ पे ना रहे। चलिए कबीर अहमद कुली साहब। Is the fact that the following rules in Shutian? मेरे सही विचार के आगे नहीं, 738, sir. आगे आपका सवाल पूछा आपने, और 1-2 नंबर आपने बोल रहे क्या है? Whether in fact that following rules in Shutian? नहीं नंबर, आप क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं बस। हाँ Honorable Speaker, sir, reply to AQ number 738.
Chupaya Pinjora Road under nomenclature of Chupaya Churla Road is approved under PMJSY incentive fund during 2024 to 2025, and their allotment has been issued in October 2024. The work was started and 3.50 km completed before winter. As and when weather improves, the work will be resumed. Chupaya to Kingdom 9 km is maintained by PWD as part of NH-444. The road status is intermediate land with BT status. Kingdom, Garandora and Garandora, Mahatma, Gabipura, Yakpura road was taken up and completed under NABARD RIDF 26 in the year 2021-22. Both the roads are in good condition and also in DLC. Kagama Hajichat Narahan Road was taken up under NABARD RIDF 27 and completed in the year 2022-23. The road is in good condition and also in DLC. Chauhan Bhatfojan Road was constructed under PMJS and is in good condition. Renewal course on the road was laid during 2021-22. सर, जो ये जवाब है, the answers I will minister. It is not fair काम on the ground. मैं आप मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं उनको आपको जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो मैं इनको दिखाऊंगा. एक रोड जो मारे का है वो पिछले 25 साल से कभी मेट्रोलॉजी हुआ नहीं हुई, वो ऐसे ही पड़ा. वो तो बाकी रोड से जो कह रहे हैं कि इसको ये अच्छी कंडीशन में है, तो मेरे ख्याल में अब चूंकि इनका जो आंसर जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट से आया है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो जवाब है उसमें यह है कि हाँ पहले इसमें कहीं कहीं जगह मैग्नेमाइज हुआ था, लेकिन पूरे रोड में मैग्नेमाइज नहीं हुआ था. तो मेरी गुजारिश है कंसर्न मिनिस्टर साहब से कि इसकी तरफ हमारे जो रोड से इसकी तरफ ध्यान दो, देखें जो हमने क्वेश्चन किया है, जहाँ पर हमारी जो रोड की बारे में जो हमने सवाल किए हैं वो फैक्ट्स पर मुबनी है, और ये देखें कि जो हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक तौर पर यहाँ आए हैं, हमें यहाँ ग्राउंड देखना है कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड क्या पोजिशन है, कि रोड बने हैं कि नहीं बने हैं. तो इसीलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ किए थे, लेकिन कुछ जो जवाब आ रहा है कि सब कोई ठीक है, सब रोड ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने जो कंसर्न मिनिस्टर साहब से कि वो देखें कि जो उनको जो जवाब आते हैं वो कंसर्न ऑन फैक्ट्स. तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये जो रोड से कहें कि इनको देखें और जो कमियां हैं तो इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में या आने वाला बजट से वो पूरा करें. थैंक यू. ये सवाल का पूछे आगे आप उधर से चालू करते हैं, ये भी उधर से ला करते हैं. जिसका नाम है शुपियान अगला रोड. सर इस रोड की हालत जो है बिल्कुल खस्ता है और आगे मिनिस्टर साहब खुद उससे चले. और सर जहां तक उसने कहा कि PMJSY के तहत ये रोड है, बिल्कुल है, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसकी एक मीटिंग भी ली है और ये PMJSY से लेख को वापस किया और RND को दिया गया है, जिसमें एक DPR भी तैयार हुआ. मैं उसका ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसका जो है स्टैटस जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इस रोड के DPR का स्टैटस क्या है. और स्पीकर साहब, जहाँ तक कहा है कि रुपया मैंने खुद वहाँ गया था, कुछ लोगों को मैंने देखे भी हैं. अगर ये कहते हैं वहाँ कुछ है तो मैं ये दोनों ऑनरेबल मेंबर मेरे चैम्बर में आ जाएं और इसको हम एग्जामिन करा लेंगे. अगर क्योंकि अब तो मौसम खराब था, बात पड़ी थी, अब मौसम साफ हो रहा है, जैसे ही साफ होता है तो जो बाकी कुछ रहता है उसको कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा, जैसे आपके बता दीजिए उसके बाद कंसर्निंग डिपार्टमेंट कह देंगे. नहीं ये सर पूरी स्टेट का रोड नहीं ये पर्टिकुलर रोड है. उसका पीरियड होता है 5 साल के बाद वो रोड ये कहा जाता है कि PWD को हैंड ओवर
इसको कर दिया जाएगा, लेकिन वो हैंड ओवर नहीं की जाएगी। और तमाम रोड की है यहाँ उनके लिए पैसा है कि उसको रिपेयर किया जाए। इसलिए मेरी ये गुजारिश आने मिनिस्टर साहब से कि इसमें कोई डिसीजन ले क्या पीएम रोड है वो आरएमपी को ट्रांसफर तो कब की डॉक्टर सजाद शेखी साहब। मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। issue number 1160. At present, there is no such proposal under consideration in the department. However, the feasibility of establishing a zipline or cable car project in the area shall be assessed by the department. Part B, the development of these locations shall be taken up in future subject to the feasibility from the tourism standpoint and availability of resources. Part C, yes sir, Bidham and Limber Waterfall, Limber Wildlife Sanctuary are well known for adventure tourism. The steps taken so far by the Department for Holistic Development in the area are as under. 1. Department of Tourism doesn't directly operate paragliding activity. The said activity is operated on commercial lines by private adventure tourism operators. However, the department conducts capacity building programs for people who intend to become trainers and also registers and issues permission for paragliding as and when some eligible agency applies for the same. The said permission is issued only after carrying out the feasibility survey of the area. 2. Tourism Department does not possess land for setting up of camping colonies at reservoir area of Gandpula on the banks of River Jhelum. However, the department issues permissions for setting up of camping colonies in the said area, as and when some eligible agency applies for the same. 3. No residential huts have been constructed in these areas and there is no such proposal under consideration presently. However, the Tourism Department has already created the below mentioned assets for the facilitation of tourists, visitors en route Baramulla to Islamabad, Uri. A. Development of Khadinyar Park. B. Tourist cafeteria and TIC at Bonyar. C. Tourist cafeteria at Islamabad, Uri. D. DRC at Islamabad, Uri. E. Reconstruction of gutted cafeteria at Eco Park, Khadinyar. D. At present, there is no such proposal under consideration with the department. However, the construction and development of the trekking routes shall be taken up in future subject to feasibility from the tourism perspective and availability of funds. Honorable Speaker Sir, पूरी एक बॉर्डर फील्ड है और जैसे हम स्टेट गार्ड को डेवलप करना चाहते हैं, हमने देखा है कि बाकी जगहों पर बॉर्डर टूरिज्म को काफी फरोग दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बॉर्डर टूरिज्म को जो है वो फरोग दिया जाए ताकि जिन हालात में हम गुजरते हैं और जो हालात हमने देखे हैं पिछले 30 साल से बॉर्डर के लोगों ने उसको डेवलप किया जाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है, जनाब वहाँ काफी शानदार की लैंड है, गैर मुमकिन लैंड है, अब उस लैंड को दिया जाए। मैं आपके माध्यम से आज चीफ मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, मेरे को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बॉर्डर टूरिज्म का जो है ये ऐलान करेंगे नागालैंड स्टेट के उड़ी को बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, तीनों टूरिज्म वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ बाबा फरीद है, बाबा रंगीवाम है, बाबा काजीनाथ है और उसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारी काजीनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ मार्गोर पाया जाता है। ये रियल स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ उड़ी में देखा गया है, उसको डेवलप किया जाएगा। सजेशन आ गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब एक और बात, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद है DRC इस्लामाबाद और कैफेटेरिया जो है इस्लामाबाद में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब ट्रांस बॉर्डर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ तो हमारा DRC इस्लामाबाद था, उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया गया और वहां से ट्रेड स्टार्ट हुआ। कई सालों से ट्रेड बंद है। मैं आपके माध्यम से जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ और जनाब इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जब तक ट्रेड नहीं करता है वो हमारा वो DRC इस्लामाबाद कैफेटेरिया भी बंद है और वहां पर जो बिल्डिंग बनाई गई है वो भी डिफंक्ट है। क्यों ना उनको हम टूरिज्म के मैप पे लाएं, क्यों ना हम टूरिज्म को दें, क्यों ना हम उसको सबलेट करें। और तीसरी बात जनाब, उस वक्त 2014 में 15 में बड़ी शान शौकत के साथ
PRC की वहाँ पे इनाग्रेशन की थी, फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, लेकिन उसकी बुनियाद के बाद, उसकी फाउंडेशन के बाद आज तक उस PRC इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो मैं जनाब आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ कि इसको, इन दोनों चीजों को जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको हैंडओवर किया जाए वापस, ताकि हम डेवलपमेंट को फरोग दे सकें। आपकी सजेशन लिए जाते हैं, लेकिन चलिए मैं ऑनरेबल एमएलए साहब के सवाल पर जवाब दूं। ये सही है कि इलाके में बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से पोटेंशियल है, और खुशकिस्मती ये है कि LOC और बॉर्डर पे सीजफायर मेंटेन होने के बाद ये इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के लिए खुल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों सवाल के हवाले से केरल, मत्स्य, करना, गुरेज की बात की थी, आज उड़ी के हवाले से बात करूंगा। ये सही है कि हमने ये पाया है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का टूरिज्म का पूरी जाने का जो है एक मन बन रहा है। वो वहाँ पे जाके अमन सेतु जो पुल है वो देखना चाहते हैं, उसके सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होगा हम करेंगे। जो ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से उन्होंने काफी चीजों पर मशवरा पेश किया, उन सब पर हम गौर करेंगे। मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ। The department is regularly improving public service delivery to strengthen infrastructure, human resource, equipment and services, etc. in health institutions and provisioning the resource of firm time to time to bridge the critical gaps. Several healthcare facilities are catering to the health care needs of Rajpura constituency. A total of 34 health facilities, of which 31 have been upgraded Ayushman ALS to provide improved packages of service. The CHC Rajpura, which is proximity to district hospital, Pulwama 11 kilometers, is already catering to secondary level healthcare services to the residents of the area. The CHC has sanctioned strength of 0 specialists, 12 medical officers, 54 paramedical staff. The upcoming tertiary care facility in Avantipura, Kashmir is also strategically located at a distance of 25 kilometers. So it cannot be said that the health facilities in Rajpura constituency have not been upgraded to the next level in so many years. As of now, Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities at around 4,000 health institutions, various levels, primary, secondary, tertiary, etc. Jammu and Kashmir is among the top numbers, among the largest states, obliques with population more than 1 crore in health institutions density in the country. The calculations worked as per report published in 2023 by MOHFW. Government of India indicates that Jammu and Kashmir has health institutions on every 3,500 souls against an average 6,000 souls at national level. Moreover, the feasibility of accreditation are examined in terms of IPHC 2022 norms. सर, क्योंकि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे ये एक तरफ से नेशनल हाईवे से शुरू होती है और आपकी यहाँ जो दूसरा साइड है उसका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऊपर है। 2-3 जगहों पर हेल्थ फैसिलिटी होने का अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि सारी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमने इंतकाली मुहिम में भी वादे किए हैं वो 7 साल से क्योंकि कोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम का हुआ ही नहीं, कोई हेल्थ सेंटर अपग्रेड नहीं हुआ पिछले 7 साल। मेरा सिंपल सवाल है, क्या गवर्नमेंट के पास ये प्लान है कि आप उनके लोगों की आशाएं बनी हुई है हुकूमत के साथ और चाहते हैं कि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी जो अपग्रेड होनी चाहिए, क्या उनके पास कोई प्लान है, कंसिडरेशन है कि हम जो हेल्थ जो PHC है
या सब सेंटर से उसको अपग्रेड करने के लिए कोई प्रोग्राम किसी प्रोग्राम की तरफ सोच रही है? सर, ऑनरेबल मेंबर ने अगर पढ़ा होगा, मैंने पहले ही कहा है जवाब में कि अपग्रेडेशन अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल नहीं है। और जहाँ तक इनका खर्चा है कि कम है, जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे, चाहे वो PHC हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो न्यू टाइप PHC हो, इसमें भी मैंने कह दिया है इनको कि ऑलरेडी जो है एक डिस्पेंसरी या एक PHC या एक सब डिस्ट्रिक्ट खोलने का जो नॉर्म्स है इंडियन पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे के मुताबिक, वो मैंने इनको इसमें क्लियरली बता दी। लेकिन ये सही बात है कि इनका कंसर्न है कि ऑनरेबल MLA हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, इनकी डिमांड्स हैं वहाँ पे। लेकिन अभी आप खुद सर जानते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहीं पे हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर कंसंट्रेट कर रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और जो वैकेंसीज डॉक्टर्स की है, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो CMOs हो, चाहे वो BMOs हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसी चीज में लगा हुआ है ताकि इन कमियों को पूरा किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बना पाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में भी सबसे ज्यादा अहमियत जो है, सबसे ज्यादा फंड्स जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए हैं ताकि MRI लग सके, बाकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में वो हो सके। और ये ना हो कि सिर्फ बोर्ड लग जाए और रिबन कट जाए, बाकी अंदर जो है ना डॉक्टर्स हो, ना इक्विपमेंट हो, ना बाकी चीजें हो, तो उससे मेन मकसद जो है पेशेंट केयर हमारा वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मेहरबानी करके मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूंगी अभी अपग्रेडेशन पे थोड़ा ध्यान न रुक जाए। अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की वैकेंसी, उनको अभी पूरा किया जाए, उसके बाद इस पर भी जरूर सोचेंगे। शुक्रिया सर। मावरा की हालत की गलत मोबाइल और उनकी माशी और समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि सेहत और समाज करते हैं। अगर किसी जगह हमने फैसिलिटी दी है, लेकिन देखना है कि अगर पुलवामा में हमने अगर तो रख दिया, राजपुर में हमने रख दिया, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहाँ बिल्कुल पर भी अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ क्या उनको क्या उनको हम छोड़ेंगे? वो लोग जो वहाँ आबादी है, क्या लाखों हजारों में वो आबादी है, उनको क्या कोई हर फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है? जवाब तो इनकी तरफ से आया। ये कहते हैं कि जो फैसिलिटीज पहले ही अवेलेबल हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। किसी जगह स्टाफ नहीं है, किसी जगह फैसिलिटी नहीं है, तो स्ट्रैटेजी वो है। उसके बाद ये नहीं कहते कि हमने चैप्टर क्लोज किया, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसका इनकार उन्होंने किया नहीं। उन्हें कह लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी जो है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। जावेद हुसैन बेग साहब हुआ था आज से 8 साल पहले PHC को किया था 2 जगह, अभी पहले ये लोग विकास हो गया। विकास 8 साल का ये है कि मैंने सवाल क्या है? हुआ है PHC का, तो दोनों के लिए दूसरा लगा उसका जवाब इनके पास नहीं। चलिए कोई बात, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। ये सवाल है अलग, ये अलग सवाल है। इसके साथ क्या है बताइए? ये हाउस जो है प्रोसीजर है आपके पास, ये रूल बोर्ड मेरे हाथ में ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
अच्छा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप वही में आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप तो वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हो। दूसरा सवाल आएगा। तशरीफ रखिए डायर साहब, आप डायर साहब तशरीफ रखिए। जावेद साहब पूछे सवाल। सर AQ नंबर 566। Minister in charge of school education. Sir, AQ number 566. Sir, location A, location wise number of high secondary, high, middle and primary schools in educational zone Baramulla, Fatehgarh, Singhpura, Kalan and Charusa is enclosed at Annexure A. Sir, B, institution-wise enrollment figures in each class indicating the ratio of boys and girls as per UDI's code 23 to 24 is enclosed at Annexure B. Sir, C, yes, 3 posts of principals, 5 posts of headmasters are lying vacant in Baramulla constituency as per the details at Annexure C. Sir, D, the school-wide infrastructure details of educational zone Baramulla, Fatehgarh, Singhpura, Kalan and Charusa of Baramulla constituency are enclosed at Annexure D. E, sir, the details of condemned buildings of education zones of Baramulla constituency are enclosed at Annexure E and F. The construction of new buildings for abandoned ones and completion of incomplete buildings are being proposed under Samagra Shiksha UT Capex District Capex. F, the process of rationalization of teaching staff in district Baramulla like other districts has been initiated and is expected to be effect very soon. About 90 lower rank teaching, non-teaching staff has been promoted to the next higher levels by the DPC in district Baramulla during last 2 years. बस पूछिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास आ गई है। ये चंदूसा है। बहरहाल बाहर में इन जो 8 जगह हैं इनमें से 3 हायर सेकेंडरियाँ हैं जहाँ पर हेड टीचर नहीं है और 5 हाई स्कूल हैं जहाँ हेड टीचर नहीं है। मैं एक को कोट करूँगा, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, ये प्राइम इंस्टीट्यूशन है बारामूला और यहाँ इस वक्त रोल 1004 है जो इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और ये प्रिंसिपल के बगैर। तो मैं 2 क्विक पॉइंट्स। नंबर 1 ये कि जो ये हेड टीचर्स स्कूल इंस्टीट्यूशन है हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, मैं अदबन ये गुजारिश करूंगा कि कब तक यहाँ पर आप हेड टीचर्स या प्रिंसिपल को भेजेंगे। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है रेशनलाइजेशन का। तो रेशनलाइजेशन के हवाले से जो इन्होंने फरमाया है मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ कि वो प्रोसेस में है, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि क्या उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसिडर करेंगे कि जब रेशनलाइजेशन होगी उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसिडर करेंगे कि किस इंस्टीट्यूशंस में किस सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत है, उसी हिसाब से वहां भेजेंगे और ये प्रोसेस कब तक होगा। इन 2 पे मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा का रिस्पांस चाहूंगा। थैंक यू सर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो यहाँ पे वैसे हमने तो डिटेल में जवाब दिया था, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ जो अभी हेडमास्टर्स की बात इन्होंने की वो अंडर प्रोसेस हैं, बहुत जल्द जो है उस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे और जो इनके पास वैकेंसीज वहाँ पे है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की है। रैशनलाइजेशन का स्टेप जो है वो पहले ही डिपार्टमेंट ने उठाया जब हम आए सरकार में, उसी वक्त डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि रैशनलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स, मास्टर्स, प्रिंसिपल जो है उनको अटैच रखा गया है, स्कूल खाली पड़े थे। लेकिन हमने एक ऑर्डर निकाला कि अटैचमेंट जो है वो बंद होनी चाहिए और जहाँ पे 10 टीचर की ज़रूरत है वहाँ पे 50 रखे गए। उसको हमने रैशनलाइजेशन की जो है वो स्टार्ट हमने किया हुआ है।
मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूंगी बहुत जल्द जो है रेस्टलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं वो हो जाएगा। और बहुत कमियां हैं, अभी बहुत वैकेंसीज है, कुछ हद तक हमने काफ़ी किया है प्रिंसिपल्स के बारे में या बाकी जो टीचर्स के बारे में, अब हेडमास्टर्स के बारे में भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो ये वैकेंसीज है बहुत जल्द फिल होंगी और इनको जो वहाँ पे कमियां हैं वो कमियां हम दूर करने की कोशिश श्री श्यामलाल शर्मा जी, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर मैं इसको पढ़ा हुआ तसव्वुर करता हूँ, पढ़ा हुआ तसव्वुर करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और समय नहीं है। जो मेरा सवाल था कि 2013 और 14 में एक प्रपोजल हुआ था जो जम्मू शहर में पीने के पानी का जो डेफिसिट है और मुझे लगता है वो 50 लाख गैलन से ज्यादा है, तो एक उस समय एजेंसी ईरा के थ्रू 200 क्यूसेक पानी जो है वो चनाब से हमने लाना, लेकिन वो प्रपोजल टर्न डाउन हो गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और यहाँ जवाब में ये बताया गया है कि 2022 में इसको दोबारा रिविजिट किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात की थी। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से रिस्पांस आना चाहिए कि ये जो डेप्थ है, ये जो गैप है पीने के पानी का और आबादी बढ़ रही है, मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब हाउस में मौजूद है और वो भी पर्टिकुलर हैं, क्योंकि ये 2013 और 14 में उस समय हमने ये प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था चुनाव से लाने का, ये इसको हमने अमली शक्ल दी थी लेकिन परकुलेट नहीं हुआ जमीन पे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार क्या करने जा रही है। यू प्लीज शट अप योर माउथ, ये किसी का पता नहीं हो, यू शट अप योर माउथ। इसके लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है, जवाब जो है जवाब में बता दिया है ऑलरेडी। हमने इसमें एक प्रपोजल जो है 2013-14 में हमने एक प्रपोजल बनाया था, जो बाद में प्रपोजल अप्रूव नहीं हो पाया, दोबारा एक प्रपोजल मूव किया है। और ये प्रॉब्लम देखते हुए क्योंकि जम्मू शहर जो है और ये जो गिरदोरवा का एरिया है इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ये बात सही है, ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया है। और ये जो जम्मू शहर की डिमांड है उसके मुताबिक पानी यहाँ नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे सर, हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसको अप्रूव कराएं और ये जो प्रॉब्लम है जम्मू शहर की ये दूर हो। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे? स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ के बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात रखनी दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुन लेंगे। करिए तो बात करो जल्दी। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा वैसे मुझे भी भेजा। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारवां कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मखनदीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहां 5 जवान शहीद हुई उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की। एक बार बोल दे, जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर,
मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उनके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां पे। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी में लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहां पूछना चाहता हूं क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप बोलते हो सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही। एक भी आदमी बोल दे कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करें कि इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कभी निंदा ना करें सर। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो सर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा। जिनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर भी जो हमला हुआ वो गलत हुआ, क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूं जो मेरे पे हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीसी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका सर मेरी बात सुनिए, इनकी बात पक्का सुनिएगा, इनकी बात मैं चाहता हूँ ये सुनी जाए। ये बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, इनकी बात मेरे बात सुनने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ उनकी बात सुनी जाए जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारी पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब ये सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठाता है, ये बेस्टोरी है। आज जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने वो मसला हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर और एसएचओ के ऊपर सवाल उठाए तो मुझे बोला गया ये देशद्रोही है। लेकिन आज वही लोग खुद मान रहे हैं कि एसपी जो एडिशनल एसपी सिक्योरिटी एसएचओ मल्हार उनका नाम लेके पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं गई। शायद मैं एमसी में हूं इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देशद्रोही बोलने की कोशिश की गई। भाई साहब मेरी सुनी थी, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए, क्या मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूं, वहां पे लोगों को डेलीबरेटली जो है वो तंग किया जाता है। वहां लोगों को डेलीबरेटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए वो डेलीबरेटली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, 5-5 दिन रखते हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा सर, स्पीकर साहब मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहां हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी टॉर्चर हुए हैं वहां पे। ये सिक्योरिटी का एक मसला है सर, जो डेथ हुई है वहां पे वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहां जाने को रोका गया तो मेरे पे हमला हुआ। मैं चाहता हूँ डीजी उससे कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, हमारे वहां की
को मौका दीजिएगा बोलने का, ये बोलेंगे सर, लेकिन मेरे 2 मिनट भाई साहब, मैं कुछ 2 मिनट लूंगा, बोलिए, खत्म करिए आप। 2 मिनट लूंगा, उसके बाद आप 2 मिनट डॉक्टर साहब सर, आने वाला टाइम है, गर्मियों के मौसम में हमारी सीजनल पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है धूप में चली जाती है, पहाड़ी इलाका है वो धूप में रहते हैं 6 महीने के लिए, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस में सर वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी आज भी पनप रही है, और वो लोग अब वहाँ मिलिटेंसी आके उन लोगों को तंग करते हैं। वहाँ पे अडोक में जाने वाले लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर कम्युनिटी का है, और साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी की नजर से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो जो मेरे पे अटैक हुआ है, मैं चाहता हूं कि सर उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, आप खुद इंक्वायरी ले कि वो टाइम बाउंड के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हाउस एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले टाइम में किसी के ऊपर इस तरीके का अटैक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ना, बाकी लोग बैठो नीचे, आप 10 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए तो किसकी बात सुनो, बताइए क्या बताना। शुक्र है कि आपका ध्यान हमारी तरफ आया, ये आपसे फिर भी आई, बहुत अच्छी बात। सर ये जो यहाँ पे प्रश्न उठा, ये आदमी ऑनरेबल अमर साहब अभी कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, अगर इनके रिश्तेदार थे, अगर ये ठीक है, अगर इनके रिश्तेदार थे, आज उनका क्रिमेशन हो रहा है, क्यों नहीं गए वहां पे? राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें साहब। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो